नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। करीब 8-10 जिलों में स्थानीय नेताओं के बीच चल रही रस्साकशी रोकने के लिए बैठकों और चर्चाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी की पहली सूची में 50% से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे, जबकि आधा दर्जन जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। माना यह जा रहा है कि करीब 1 दर्जन जिलाध्यक्षों को रिपीट भी किया जा सकता है, जबकि बड़े जिलों के जिलाध्यक्षों को अभी होल्ड पर रखा गया है। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 34 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें रविवार को 15 और आज 19 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, जिसमें जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया। इसी के साथ ही बीजेपी ने भी यही संकेत देने की कोशिश की है कि जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता और पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही पार्टी पद देगी। महिला वर्ग को, छत्तीसगढ़ में महिला वर्ग को भी प्रतिनिधित्व देकर यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। साथ ही साथ सामान्य SC/ST वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही संकेत देगी? क्या संगठन से जुड़े नेताओं के साथ जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा? महिलाओं को भी अहमियत दी जाएगी? यह बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की सूची अब तक जारी नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है, एक की भी नहीं हुई है और अब इंतजार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कल शाम तक मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों की एक सूची आ जाएगी और मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों की सूची में भी सबसे ज्यादा जो ख्याल है वो ओबीसी वर्ग का रखा जाएगा। कुछ जगह जिलों के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, जैसे चंबल है, चंबल में SC वर्ग को प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी। मालवा में SC वर्ग को प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी। वहीं आप अगर महाकौशल चले जाएं तो वहां पर आदिवासी वर्ग को प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी और मालवा का जो दूसरा हिस्सा जिसमें बड़वानी है, झाबुआ है, धार है, यहां पर भी अलीराजपुर है, यहां पर आदिवासी वर्ग को देने की प्राथमिकता की जाएगी। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चेतन सेठ हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ हैं छत्तीसगढ़ से, मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा दिल्ली में बैठे नेताओं को या केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आई और बहुत आसानी से केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन सहमति बन गई। जो नियुक्तियां हुई है, क्योंकि 2 लिस्ट अब तक निकल कर आई हैं, 2 लिस्ट में आपको क्या दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया? जातिगत समीकरण है, क्षेत्रवार समीकरण है, क्या कहते हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार 15 और एक बार 19, तो कुल 36 नियुक्तियां होनी है, जिसमें से 34 के आसपास हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 2 को छोड़ा गया है, एक कवर्धा, दूसरा राजनांदगांव, इन दोनों को फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया। इसके पीछे का भी राजनीतिक समीकरण है। इसके इतर यदि समझें, इस बार 4 महिलाओं को जगह दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बस्तर के नारायणपुर घोर नक्सल इलाका, वहां से महिलाओं को जगह दी गई है, वहां जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है। दूसरा, राजनांदगांव से ही कटकर एक जिला बना है मोहला मानपुर, जो नक्सल बेल्ट है, वहां पर महिला को जगह दी गई है। सतनामी इलाका है बिलाई सारनगढ़, वहां महिला को मौका दिया गया। और सरगुजा संभाग का इलाका है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर, ये तीनों को मिलाकर एक जिला, वहां महिला को जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस आधी आबादी को पूरा हक देने की बात की जाती है, उनको मौका दिया गया और संभागवार मौका दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा ये है कि जाति का पूरा ख्याल रखा गया है। और तो और जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे बिलासपुर हो गया, आपका बलौदा बाजार हो गया, रायपुर, यहां पर जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनको आप मठाधीश कह सकते हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो गए या दूसरे, इन लोगों ने अपने लोगों की जो पैरवी की थी वो भी काम आई है, उनको भी मौका दिया गया। तो एक बात साफ है, जो नाराजगी की चर्चा हो रही थी कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया, कार्यकर्ता नाराज हैं, काम नहीं हो रहा है, तमाम सारी चीजें, उन सब के बीच में यदि आप इस लिस्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की मान मनौवल करने की पूरी कोशिश की गई है।
कार्यकर्ताओं को समझाने की, उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी इज्जत है, आपको पूरा रिस्पेक्ट किया गया है। क्योंकि इस पूरी लिस्ट में जो 15 लोगों की लिस्ट निकली थी उसमें भी पूरा जातिगत और राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रप हैं उनके नेताओं को या उनके लिए जो नारा बुलंद करते थे उनको मौका दिया गया। फिर उसके बाद जो 19 लोगों की लिस्ट निकली उसमें भी इस चीज का बखूबी ख्याल रखा गया। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का इलाका है राजनांदगांव, उसको छोड़ दिया गया है, और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में विजय शर्मा, उनका जो विधानसभा, इन दो चीजों को छोड़ दिया गया है। इसके पीछे कौन सा राजनीतिक समीकरण है? एक दूसरा यह है कि इसके पीछे ना जारी करने के पीछे क्या आपसी द्वंद्व तो नहीं है? क्योंकि दो पावर सेंटर हो गए वहां। विजय शर्मा मौजूदा स्थिति में नक्सल मोर्चे पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने यहां से लेकर दिल्ली तक अपनी मजबूती और अपनी स्थिति दायर की है। इसके इतर डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं मौजूदा दौर में, उनकी जो स्थिति है वो भी आपके सामने है। तो ये दो जगहों को छोड़ दिया गया है, इसके पीछे कौन सा राजनीतिक समीकरण है इसको जरूर टटोलना होगा। लेकिन जिस तरीके से जो लिस्ट जारी की गई है, कितने जिलाध्यक्ष अभी और बचे हैं के साथ साथ देखिए 36 की कुल नियुक्ति होनी है, 2 कुल और बचे हैं जो राजनांदगांव और कवर्धा को लेकर है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का जिलाध्यक्षों का कोटा है वो पूरा हो जाएगा, और जो 2 बचे भी हैं वो एक 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनका विधानसभा है, और दूसरा जहां से कभी उनके बेटे लड़ा करते थे कवर्धा, जहां से विजय शर्मा जो गृह मंत्री है, तो वो भी खाली रखा गया। मुझे लगता है कि वहां जरूर कोई ना कोई कश्मकश बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भी फैसला होना है, मंत्रिमंडल भी विस्तार होना है वहां पर। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, चेतन सेठ के पास चलता हूं। चेतन सेठ, सबसे बड़ा संकट मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में सहमति बनाना इतना आसान नहीं है। चंबल के बेल्ट में आप चले जाएं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव, वो खुद कहते हैं कि भाई धार भी है, इंदौर भी है, बुंदेलखंड में भी है, तो वो कोशिश करते हैं इन इलाकों तक पहुंचने की। अपने तमाम समर्थकों को बीजेपी में लेके आए तो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी उनके समर्थकों को महत्वपूर्ण स्थान मिल जाए। इसके साथ साथ तमाम दूसरे इलाके हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रप हैं, उनके भी अपने इलाके हैं, और वो भी अपना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, विजय शाह हो, डॉक्टर मोहन यादव हो, बीडी शर्मा, जिन्हें कि अब बदलना है, नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। लेकिन चूंकि उनके नेतृत्व में संगठन चुनाव हो रहा है तो कोशिश वो करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जाती हुई बेला में वो अपने समर्थकों को स्थान दिलवा पाए। उम्मीद ये की जा रही है कि कल संभवतः एक सूची आ जाएगी। लेकिन अब तक जो समीकरण है, क्योंकि एक अनार और कई बीमार जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, भोपाल से लेकर और दिल्ली तक तमाम दावेदार दौड़ लगा रहे हैं, अपने अपने आकाओं को संपर्क कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की स्थिति। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से आसाम और छत्तीसगढ़ की 2 लिस्ट आई, दोनों लिस्टों में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर ये लिस्ट तय की गई हैं और सभी नेताओं को संतुष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में बड़ी चुनौती है क्योंकि मध्य प्रदेश में 60 जिले संगठन की दृष्टि के अनुसार, लेकिन प्रदेश में लगभग 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कसकस चल रही है, घमासान चल रहा है। वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 10-12 नामों का पैनल है। यही कारण है कि वहां पर संगठन चाह रहा है कि ग्रामीण जिलों की बनाने की योजना बनाई है। एक धार है, धार के अलावा सागर है, और जो महानगर के जिले हैं वहां पर पहले से ग्रामीण है उनके पास। तो ऐसे में संगठन चाह रहा है कि जिला बनाया जाए। इसके अलावा प्रदेश में जिन जिलों में 5 से ज्यादा विधानसभाएं हैं उन जिलों में भी चर्चा चल रही है कि उनमें भी ग्रामीण जिला पार्टी कर सकती है। लेकिन चुनौती अनेक हैं। ग्वालियर चंबल हो और बुंदेलखंड, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण इलाके हैं और इन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौती है। लगातार बयानबाजी चल रही है। नेता भोपाल और भोपाल के साथ दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, अपने समर्थकों के पास पहुंच रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं, और बुंदेलखंड के जो नेता हैं वो भोपाल भी आ रहे हैं, संगठन के नेताओं से भोपाल में मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी
मुलाकात की है, दिल्ली में भी उन्हें अपनी बात रखी है, पक्ष रखा है, क्योंकि बीजेपी का मध्य प्रदेश में परिवार बड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हूं, बड़ी तादाद में बीजेपी में आए। अभी हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई दी, हालांकि अंदरूनी रुचि के तौर पर उन्होंने काम किए थे, नाम भी रिकमेंड किए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ आज सीएम हाउस में बातचीत भी की है, और चर्चा है कि उस बातचीत में मध्य प्रदेश को एजेंडे को लेकर, तैयारी को लेकर एक फाइनल नाम भी तय किए गए हैं। लेकिन सूची आज नहीं आएगी, इंतजार कार्यकर्ताओं को है कि आज देर रात तक सूची आ सकती है, लेकिन आज सूची आने की संभावना कम है। जिन 3 नामों का पैनल था, दिल्ली जो भेजा गया था, दिल्ली से जो हरी झंडी मिली है, उस हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों में फैसला है। उन्होंने कुछ उसमें नाम को ऊपर नीचे जरूर किया है, लेकिन संभवतः पहली सूची 40 नामों की तैयार हो गई है, जो कल शाम 4 से 5 बजे तक आने की संभावना है। क्योंकि एक लिस्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दीपक हमारे साथ मौजूद है, दीपक के पास चलेंगे। दीपक, उम्मीद ये की जा रही है कि आचार संहिता लगने के पहले, क्योंकि स्थानीय चुनाव भी हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि आचार संहिता भी लग जाएगी, लेकिन उसके पहले तमाम सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि मंत्री थे, उन्हें विधायक से हटाकर सांसद का चुनाव लड़ा दिया गया। उनका एक पद खाली है, एक पद और खाली है। उम्मीद की जा रही है कुछ और लोगों के नाम चल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार उससे पहले होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में नववर्ष के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से की है। आपको लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरह की खबरें चल रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं नेताओं के बीच, क्योंकि यहां से दिल्ली तक तमाम नेताओं ने, चाहे वो अजय चंद्राकर हों, चाहे वो राजेश मूणत हों, चाहे वो अमर अग्रवाल हों, चाहे दूसरे सरीके नेता हों, जो अपने आप को उस दौड़ में पाते हैं और उनको लगता है हमारा नंबर कट गया, अब एम केन तेन जेन जिस तरीके से भी हो सके हम व्यवस्था कर लेते हैं, अपना पद सिक्योर कर लेते हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर कोटे से और अग्रवाल समाज से एकमात्र मंत्री थे, वो अब नहीं है। तो अब चर्चाएं ये है कि अमर अग्रवाल का नाम चल रहा है, एक नाम ये हो गया, लेकिन वो बिलासपुर से आते हैं, रायपुर से कौन होगा? तो राजेश मूणत अपनी दावेदारी को दिखा रहे हैं। पुरंदर मिश्रा उत्कल समाज से एकमात्र है, पहली बार जीत के आए, वो अपनी दावेदारी को दिखा रहे हैं। उसके इतर यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 60 किलोमीटर, धमतरी कुरुद से विधायक है अजय चंद्राकर, वो अपनी दावेदारी, और तो और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, आज तक संगठन में काम करता आया हूं, कभी मंत्री पद नहीं मिला, तो इस बार मिलना चाहिए। तो चर्चाएं ये भी हैं, जो खबरें छन के आ रही हैं, कि बस्तर संभाग से मात्र और मात्र एक ही मंत्री है, वो भी आदिवासी कोटे से है, केदार कश्यप, तो शायद उनको मौका मिल जाए। तो इस तरह की चर्चाएं कई हैं। और जो आचार संहिता का जिक्र अभी आप कर रहे थे, अभी जो खबरें तैर रही हैं छत्तीसगढ़ के बाजार में या रायपुर राजधानी तक जो आ रही हैं, कि 10 से पहले संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। और यह भी चर्चा है कि इस बार हरियाणा फॉर्मूले के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हर बार जो 13 की संख्या होती थी, वो 13 ना होकर 14 हो जाएगी। तो मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में इस बार शायद बढ़ सकते हैं, और यदि बढ़ेंगे तो ये मान लेना चाहिए कि अमर अग्रवाल की शायद लॉटरी लग जाए। एक दूसरा, जिस तरीके से, क्योंकि एकमात्र जैनी है, ये कह लीजिए राजेश मूणत, और रमन सिंह के ओबीडियंट चाइल्ड हैं, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। एक उड़िया कार्ड जो है आपका, पुरंदर मिश्रा पहली बार विधायक बने, वो खेल रहे हैं, शायद उनकी लॉटरी। तो 2-3 नाम ऐसे हैं जो हवाओं में तैर रहे हैं। खेल तो बहुत रहे हैं, लेकिन बॉल बल्ले पे आए तब ना, बहुत सारे लोग खेलने के लिए तैयार रखे हैं, पैड पहनकर तैयार बैठे हैं, क्रिकेट का बैट तैयार बैठे हैं, लेकिन बॉल उनके बल्ले पे आप तब आए ना, पता चला कि छक्का लगाने के चक्कर में डंडे और गिल्ली दोनों उड़ जाए। बहुत सारे ऐसे नेता देखें, क्योंकि आप हमारे सामने ब्रजमोहन अग्रवाल का भी उदाहरण है। तो ये तय नहीं कर सकता कोई भी कि कौन किसके लिए क्या लॉबिंग कर रहा है। वो दिल्ली वालों का समीकरण, दिल्ली वाले क्या समीकरण देखते हैं, वो एक संकेत नजर आ रहा है। बहुत लोगों का इंतजार चेतन मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, क्योंकि सरकार की ओर से, संगठन की ओर से ये भी संकेत आ गया कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद
फिर बारी है निगम मंडल की, तो इसमें जो लोग छूट गए उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा, स्थानीय जो बॉडी है, विकास प्राधिकरण है, तमाम सारी चीजें उनमें एडजस्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई उबाल देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को तय कर दिया एक लाइन, वो लाइन है सब्र। यानी कि जो कार्यकर्ता सब्र रखेगा उसको आने वाले समय में संगठन के साथ साथ सरकार में अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दोनों कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि जो ज्यादा कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाएगा उसको पार्टी में और सरकार में एक अच्छी भूमिका भी देखने को आने वाले समय में मिलेगी। यही कारण था कि इस तमाम फैक्टर में नाम रिकमेंडेशन के साथ साथ जो पैनल भेजा गया था, उस पैनल में तमाम चीजें, उस कार्यकर्ता का बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है कि आखिरकार उस कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए अब तक क्या क्या काम किए हैं। इसके अलावा दो चार चीजें और चर्चाओं में आई हैं कि अभी तक पैनल में जो नाम चल रहे थे, अब उन नामों से उलट भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में काम कर रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश संगठन में जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें भी अब जिलों में भेजने की तैयारी है। क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो प्रदेश में रहते हुए अपना परफॉर्मेंस पार्टी के लिए बेहतर नहीं कर पाए, तो ऐसे में पार्टी तैयारी कर रही है जिनकी निष्क्रियता है उनको बाहर का रास्ता दिखाने की, और जिन्होंने थोड़ा बहुत सक्रियता के साथ प्रदेश में काम किया है उनको जिलों की कमान सौंपने की भी तैयारी की है। इसके अलावा अलग अलग नाम सामने आए हैं, और एज फैक्टर की जो बात सामने आ रही थी कि लगभग 60-62 का एज क्राइटेरिया, अब इस बार लगता नहीं कि बीजेपी कोई एज क्राइटेरिया रखेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी एज क्राइटेरिया का बात कहा गया था, और अभी हाल ही में जो दो राज्यों की सूची आई है उनमें भी कोई एज फैक्टर वाली चीजें सामने रही नहीं बीजेपी के सामने। तो बड़ा कारण मान सकते हैं कि जो कार्यकर्ता लंबे समय के साथ पार्टी के साथ है उसको जिलों में भेजकर, और कुछ जो जिले के लोग जो मजबूत लोग हैं उनको आने वाले समय में पार्टी प्रदेश में भी जिम्मेदारी सौंपेगी। क्योंकि पार्टी ने एक बड़ी योजना बनाई है, बड़ी योजना ये बनाई है कि मध्य प्रदेश में जिलों के साथ जिलों के प्रभारी बनाएंगे। उसके अलावा प्रदेश संगठन की जब नियुक्ति होगी तो उसमें भी मौका मिलेगा। उसके अलावा प्रदेश सरकार में निगम मंडल या तमाम एल्डरमैन से लेकर मंत्री तक, तो तमाम ऐसे ओहदे के जो पद हैं वो कार्यकर्ताओं को देती हुई नजर आएगी। चेतन, तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आपको क्या लगता है? प्रदेश अध्यक्ष में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नेता अपने अपने नाम जरूर चलवा रहे हैं। कोई नेता पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक गुरुओं से मिल रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी हाल में जो 3-4 नाम सामने आए हैं, सबसे बड़ा नाम हेमंत खंडेलवाल, जो पूर्व निर्वाचन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और अभी वर्तमान में कोषाध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आशीष दुबे जो जबलपुर सांसद हैं और जेपी नड्डा के मजबूत व्यक्ति मान सकते हैं उन्हें, तो चर्चा है कि महाकौशल से उनका नाम है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग से देखें तो अरविंद भदौरिया का एक नाम है, लेकिन अरविंद भदौरिया के नाम पर देखा जाए तो तमाम उन पर आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अलावा जो और नेताओं के नाम चल रहे हैं, लेकिन देवास सांसद हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, उनके नाम की चर्चा है। और इसके अलावा 2-3 महिलाएं हैं, अर्चना चिटनेस, कविता पाटीदार जैसी महिलाओं के भी नाम की चर्चा है। हालांकि उम्मीद ज्यादा है कि यहाँ पर आशीष दुबे के नाम पर पार्टी मोहर लगा सकती है, क्योंकि साफ छवि का चेहरा है और जेपी नड्डा के नजदीक माने जाते हैं। जबलपुर से उन्हें सांसद भी बनाया गया था और एक बार फिर पार्टी चाहती है कि महाकौशल की तरफ एक बार अपना रुख, फिलहाल इसका इंतजार करना होगा, लेकिन साफ तौर पर 10 तारीख से पहले पार्टी को नियुक्ति करनी है। धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश में लगभग 9 तारीख को आ जाएंगे, उसके बाद 10 से पहले तक घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की कर देंगे। लेकिन सबसे पहली पार्टी जातिगत समीकरण का भी ख्याल इसमें रखेगी। चेतन, आपने सही कहा है, महिला को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, महिलाओं के बारे में विचार विमर्श भी चल रहा है, लेकिन क्या महिला संगठन संभाल पाएंगी, इसे लेकर कश्मकश की स्थिति दिखाई देती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि पुरुष कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, हाँ वो विधायक हो, वो सांसद हो, इस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि पिछले 20 साल का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष बना है वो सांसद के तौर पर जरूर रहा है, और अगर नहीं रहा तो पार्टी ने उसे सांसद बना दिया है, चाहे राज्यसभा का ही क्यों ना बनाया हो। आपने जितने भी नाम गिनाए, बहुत सारे नाम आपने गिनाए, लेकिन दलित समुदाय का कोई नाम नहीं गिनाया आपने। जो देवास के सांसद हैं सोलंकी, उनका नाम किया, लेकिन उनका नाम नहीं है, वो नहीं बन सकते। हाँ, एक लाल सिंह आर्य जो कि चंबल से आते हैं, उनके नाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन जितने भी नाम आपने गिनाए हैं उन सभी नामों में केवल हेमंत खंडेलवाल के नाम को छोड़ दिया जाए,
बाकी बहुत ज़्यादा गंभीर नाम नहीं है। खैर ये पार्टी तय करेगी, ये दिल्ली तय करेगी कि आखिर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इन सब के बीच हम चलते हैं विश्वकर्मा के पास, दीपक के पास। दीपक, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या माना जाए? वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी इच्छा है कि वो मंत्री बने, लेकिन क्या पार्टी उन्हें मंत्री बनाने के मूड में है? क्या पार्टी उन्हें हटाने के मूड में है? या पार्टी एक नया चेहरा, नए अध्यक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में उपस्थिति देगी? क्योंकि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की नहीं रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो लॉबिंग कर रहे हैं या जिस तरीके से वो पीछे लगे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि उनका हटना तय है। परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, इन 1 सालों में सरकार की छवि के ऊपर ही लोग बात कर रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तमाम सारी चीजें। और बस्तर से चूंकि एकमात्र मंत्री हैं, इस वजह से वहां से सेटिस्फाई करना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब चर्चा होती है तो बस्तर की चर्चा होती है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरगुजा से, वो भी जशपुर आखिरी, वहां से मुख्यमंत्री बनाया गया। बेशक वो आदिवासी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अगर आप समझेंगे तो बस्तर का आदिवासी अलग काउंट होता है और सरगुजा का जो सरगुजा संभाग है उसका आदिवासी अलग काउंट होता है। जब आदिवासियों की बात होती है तो बस्तर के आदिवासियों को बेहतर ये माना जाता है कि इन यही आदिवासी हैं, इस तरीके से भी समझा जाता है। तो जातिगत समीकरण के आधार पर यदि समझें तो ओबीसी समाज कोटा मंत्री पद में पूरा हो चुका है, आदिवासी स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो ये जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ओबीसी के भीतर इस बार किसी कुर्मी को मौका दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो 2 बड़े चेहरे हैं, वो बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में नहीं है और वो अपनी पूरी लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको मौका दे दिया जाए। तो ओबीसी का जो कोटा है वो विष्णुदेव का जो मंत्रिमंडल है उसमें पूरा हो चुका है। अगड़ों की जहां तक बात करी जाए, जो ब्राह्मण समाज से एकमात्र मंत्री है विजय शर्मा, उनको लेकर भी चर्चा है कि एक और उस कोटे से बढ़ा दिया जाए। तो इस आधार पर यदि आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष का बदलना तय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या उनको कोई और मौका दिया जाएगा कि हाँ आप इस पद पे नहीं तो इस पद पे है, क्योंकि वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि अब मुझे संगठन में काम नहीं करना है, अब मुझे सरकार का हिस्सा बनना है। मुझे तो सरकार का हिस्सा बनना है, तो मुझे ये सत्ता क्लियर की हो मलाई चुका है। चखनी है और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी और छत्तीसगढ़ को भी नया चेहरा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं चेतन का जो कि भोपाल से मेरे साथ मौजूद थे, शुक्रिया करूंगा दीपक का जो कि रायपुर से मेरे साथ मौजूद थे और संगठन सरकार से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।